लास्ट पेज निकालिए जरा नोट्स का, लीज के नोट्स का लास्ट पेज निकाल। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही है। सैटरडे का जो टेस्ट हुआ था उसका ये क्वेश्चन जो मैंने दिया था टेस्ट में लास्ट में है, तो ठीक हो गया था क्वेश्चन। इस तरह के इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे है, तो इसकी डिस्कशन कल रखना। तो पुराना मसला तो नहीं है जो पेज पहले पढ़ा था उसमें तो नहीं करके रिवाइज कर लिए कल, तो इसका रखें तो होमवर्क, तो कल इंशाल्लाह इसको भी फाइनल कर लेंगे। इसमें ये लास्ट सेंटेंस पढ़ेगा एट द एंड ऑफ द लीस्ट वाला, इसका क्या किया? ऑप्शन पहले के स्टार्ट नहीं जो रिकॉर्डिंग है, इसका क्या किया था सर? लोअर नहीं सर, लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस सर जी, लास्ट सेंटेंस मींस कौन सा लास्ट? एट एंड ऑफ द लीस्ट टर्म लेसी एज एन ऑप्शन, इसका क्या किया था? 25 मिलियन ले लिया था ना? वो क्यों नहीं लिया? डेप्रिशिएट कितने ऐसे में करेंगे? फर्स्ट टाइम देखें, लेकिन चलो फाइनल कर लीजिएगा, फिर कल डिस्कस कर देते हैं। अच्छा सर, ये डेफिनेटली सीरीज में अभी सिर्फ हमने, बल्कि आपने फर्स्ट पेज पर देखें पार्ट 1 लिखा होगा, अभी हमने सिर्फ लेसी का थोड़ा सा एरिया डिस्कस किया। उसकी भी वजह ये है कि लेसी का ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट टॉपिक्स में आता है बार बार। बाकी का लीज की जो डिटेल है फर्दर वो इंशाल्लाह फिर जब आप रिजल्ट से फारिग हो जाएंगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसमें इम्प्लिसिट रेट क्या होता है, लेसर अकाउंटिंग क्या होती है, तो काफी सारे एस्पेक्ट्स और भी हैं। तो फिलहाल बस फेज 1 ऑफ लीज समझने आप यहाँ तक कंप्लीट किया, कोई इशू तो नहीं बन? चलिए छोटी सी डिस्कशन और है, इंशाल्लाह बुक मेरा ख्याल इस वीकेंड तक अवेलेबल हो जाएगी, तो मीनवाइल जरा एक नोट्स का सेट जरा और संभाल लें। तो आइए IAS 21 से शुरू करें। ये स्टूडेंट्स काइंडली आप साथ हैं प्लीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? मेरे ख्याल है मैंने कहा था कि पिछले क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिएगा। यस सर, निकालिएगा टाइम सर, इबादत के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई का भी टाइम है। नहीं बच्चे सर छोड़ दें, क्या मैं मौजूद हूँ? सवाल ये है, मतलब मैं मीन्स आप अपने आप से पूछ रहे क्या हम आ गए हैं? हम रहने दें, मैं आ गया हूँ, अगर आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी बच्चे घर से सर पढ़ रहे, हमेशा पॉजिटिव से सोचना चाहिए। जी सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, पेन हाथों पकड़ने के पहले 2 पेजेस जो है जरा हमने क्या डिस्कस करना है उसकी एक स्टोरी सुना जरा मेरे साथ। हम पाकिस्तान में किस करेंसी में डील करते हैं? पाकिस्तानी रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस। लेकिन अगर किसी पाकिस्तानी कंपनी की कोई ट्रांजैक्शन पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क से हो जाए, कोई गुड्स इंपोर्ट करनी पड़े, सुना वर्ड कभी? इंपोर्ट मीन्स होता है पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क से चीजें खरीद रहे हैं आप, और वाइस वर्सा एक एक्सपोर्ट वर्ड भी है। एक्सपोर्ट मीन्स होता है पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में आप चीजें बेच रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई कस्टमर अमेरिका में है, तो आपकी गुड्स में पाकिस्तान से अमेरिका जाना है, बाय शिप नॉर्मली गुड्स जाती हैं, और फिर पैसे जो आपको रिसीव होंगे वो अक्सर फिर फॉरेन करेंसी में होगा। तो अगर अमेरिका में है तो शायद फिर डॉलर्स मिलेंगे, लेकिन अगर डॉलर्स मिलेंगे फॉर एग्जांपल 1 लाख डॉलर्स, वो अब अपने अपनी काउंटिंग तो पाकिस्तानी रुपीस में की होगी, तो इन डॉलर्स का पहले पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है इसका आइडिया? तो $1 आजकल अप्रोक्सीमेटली अराउंड कितने रुपए का चल रहा है? तो ये एक्सचेंज रेट कहलाता है। $1 इज इक्वल टू 183 रुपीज अगर है, तो हम 1 लाख डॉलर से पहले पाक रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर अपनी अकाउंटिंग करेंगे। मतलब अकाउंटिंग एवरीथिंग इज सेम, एक्सेप्ट कि हमें अगर हम पाकिस्तान में है तो पाकिस्तानी करेंसी में फॉरेन करेंसीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह यूरोप में आप ट्रेड कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में कर रहे हैं तो पाउंड्स होंगे, अगर मिडिल ईस्ट में चले जाए रियाल्स, दिनार्स वगैरह, ठीक है, तो फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन हो रहा है,
तो उसे लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका में, तो अमेरिका में अकाउंटिंग डॉलर्स में हो रही होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉलर्स में बन रहे होंगे, तो उस डॉलर के अलावा जितनी करेंसीज होंगी वो फॉरेन करेंसीज होंगी। हम जिस जगह होंगे उस जगह की करेंसी को लोकल करेंसी कहेंगे, और उस लोकल करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी अगर होगी तो वो फॉरेन करेंसी। इस तरह अगर आप फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में रियाल में अगर अकाउंटिंग हो रही तो रियाल के अलावा जो भी करेंसी होगी तो आप उसे अकॉर्डिंगली अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके वर्किंग कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं, लेट्स से हम पाकिस्तानी कंपनी और हमारी कुछ फॉरेन कंट्रीज में ट्रांजेक्शन हो गए। पाँच तक का नाम रखना, एक स्टोरी सी बनी हुई, लेकिन जहां जहां मैं कहूँगा काइंडली सारे इसी पेज पे 7 एंट्रीज कुछ लिख के ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली रजिस्टर खोलना। हम स्टार्ट ले लेते हैं कोई परचेज ट्रांजेक्शन का। नंबर 1 रेडी, पाकिस्तानी कंपनी bought goods from an Australian supplier on 1st of December 2016 for Australian dollars 10,000, paying by check on the same। अभी डेफिनेटली अपने पेमेंट अगर करनी होती है तो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होती है, तो इसमें कैश है सच नहीं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है। कहां से कहां जाएंगे पैसे, तब कितने की गुड्स हैं, 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अब एक्सचेंज रेट से अगर आपको कस्टमर डेफिनेटली गिवन होंगे, वो आपका काम नहीं है कि आपने सोचने। तो नेक्स्ट लाइन, एक्सचेंज रेट कितना है, 75 रुपीज का एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। 1 दिसंबर डेट है, क्या ये कोई कैश ट्रांजेक्शन सॉर्ट ऑफ है, कैश परचेज है, बैंक परचेज चलेगा। क्या चीजें खरीद रहे हैं और पैसे जा रहे हैं, हाँ ठीक है, पैसे कैसे जा रहे हैं, भाई कैश की बजाय बचत जा रहा है। क्या डबल एंट्री होनी चाहिए, परचेजेज डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितने से 10,000, मतलब डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करो, 10,000 इंटू 75, तो 7,50,000 की परचेज है। लिखी हुई है आपके पास एंट्री, जरा साथ अपने हाथ से लिखते रहो जल्दी जल्दी से। ये अगर देखिए तो मैसेज आ रहे हैं, मैसेजेस इसमें जो ग्रुप शुरू वाले मैसेजेस रिजॉल्व करवाओगे। ये बड़ा फर्स्ट एंट्री समझ आ गया होगा इसमें। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब जहां तक आप आ गए हैं F1 पढ़ने के बाद, सिर्फ रिक्वायर्ड यही है कि आप नई चीज सुनते जाएं और अपने जहन को अप्लाई करके स्टोरी बनाते रहें। ठीक है सर, कोई इशू तो नहीं है। सीक्वेंस में ये सिनेरियो बने हैं 3, तो सेकंड लाइन पढ़ो। सपोज परचेज वाज ऑन क्रेडिट, जो ऊपर हमने ट्रांजेक्शन नंबर 1 में पढ़ा है, सपोज ये परचेज जो थी क्रेडिट पे थी। परचेज डेट क्या है, वही मतलब मींस उसे एक सॉर्ट ऑफ सिनेरियो से बनाना, उसी के साथ लिंक्ड है। परचेज डेट 1 दिसंबर ही है, लेकिन परचेज क्रेडिट पे थी और आपने पेमेंट की है 15 दिसंबर को। परचेज डेट पे एक्सचेंज रेट क्या था, लेकिन क्या ये एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट कर जाते हैं, तो लेट्स से जब पेमेंट आपने की तो उस दिन फिर आपका एक्सचेंज रेट जो था डॉलर के साथ वो 78 हो गया। रजिस्टर खोलो, प्लीज काइंडली जब मैं कहूं तो लिख के कर लीजिएगा, आसान सी चीज है, सही कॉन्सेप्ट बस क्लियर करना। परचेज किस दिन रिकॉर्ड करेंगे, जिस दिन परचेज हो, जिस दिन परचेज हो। तो परचेज डेट क्या है, 10 दिसंबर का एंट्री क्या करेंगे,
डेबिट फॉरेन क्रेडिटर, अभी फॉरेन क्रेडिटर लिख सकते हैं, फॉरेन करेंसी पेएबल लिख सकते हैं, लेकिन आसान से लफ्ज शायद फिलहाल पेएबल, पेएबल फॉरेन सप्लायर लायबिलिटी है। बात 1 दिसंबर वाले दिन ये ट्रांजैक्शन किस तरह रिकॉर्ड करें? परचेज डेबिट पेएबल क्रेडिट, लेकिन अमाउंट की तरफ पता है कितने डॉलर है? 10,000 डॉलर है। 75 से मल्टीप्लाई करो या 78? देखिए उस वक्त हमें नहीं पता होगा 78 होना है, 70 होना है, 65 होना है, 90 होना है। हम किस दिन खड़े हैं? 1 दिसंबर में खड़े हैं, 1 दिसंबर में एंट्री करें, परचेज होगी, पैसे नहीं दिए, उस दिन हमें कौन सा रेट ही पता होगा? तो उस दिन हमें जो गुड्स पड़ी हैं वो 7,50,000 ही की पड़ी हैं और हमें 7,50,000 ही देना चाहिए था। देखिए पहले इसे कहते हैं जिस डेट का रेट होता है ना उसे स्पॉट रेट बोला जाता है। जिस डेट पे आप खड़े हैं उस दिन जो रेट होता है उसे क्या लफ्ज बोला मैंने? स्पॉट रेट। तो व्हाट वाज द स्पॉट रेट ऑन 1 दिसंबर? 70। तो मैंने क्या किया, स्पॉट रेट उठाया और उसको फॉरेन करेंसी से मल्टीप्लाई करके लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो अब ये डेफिनेटली हमारे सामने एक सिनेरियो बना हुआ है कि 78 हो गया था 15 दिसंबर को, लेकिन जिस दिन आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन आपको नहीं पता कि बाद में रेट क्या होना है। क्लियर है? जनरल स्टूडेंट्स ओके? नहीं सर, 15 दिसंबर डेट लिखे। अब इस दिन क्या होगा? क्या गुड्स दोबारा आएंगे? गुड्स आ चुकी है, अब पेमेंट करके हमने लायबिलिटी सेटल करनी है। इसका तरीका पहले सुनो जरा मेरे साथ, कैसे सोचना होता है। आपके इस तरफ पैसे जाएंगे कितने? डॉलर्स में तो कितने जाने हैं? 10,000 डॉलर ही देने हैं आपको। लेकिन जब आप ये 10,000 डॉलर दे रहे हैं उस दिन अभी आपको 10,000 डॉलर कितने पाकिस्तानी रुपयों के बराबर पड़ रहे हैं? 10,000 डॉलर। लेकिन एक्सचेंज रेट की जो फ्लक्चुएशन हुई है उससे अब हमें 10,000 डॉलर के बदले पाक रुपीज में 7,80,000 रुपीज देने पड़ रहे। समझ आया क्या किया मैंने? अब कितने रुपए वाली लाइबिलिटी कितने रुपए में सेटल हो रही है? अपना बिजनेस समझे, कितने वाली लाइबिलिटी कितने में सेटल हो रही है? 7,80,000 में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार। तो क्या फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन से आपको कोई लॉस हो गया? तो गेन लॉस वर्ड है करेगा, गेन कब होगा? जब अच्छा लगेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं। अपना बिजनेस समझने आपने, अगर आपको अच्छा लगेगा तो इंशाल्लाह गेन ही होगा। लेकिन आई एम अज्यूमिंग हम नॉर्मल लोग हैं। फर्ज करें यहाँ 72 रेट हो जाता तो 7.5 लाख वाली लाइबिलिटी 7,20,000 पे सेटल होते हुए हमें 30,000 रुपए का मजा आता होगा, वो गेन होगा। तो एक्सचेंज गेन लॉस का कैसे पता चलेगा? सिंपली हमने लॉजिकली सोचना, अगर बुरा लग रहा होगा तो लॉस है और अगर अच्छा लग रहा होगा। लेकिन एक आसान सा तरीका और भी है, बोर्ड पे देखेंगे। लेकिन ये तरीका ये सबसे बेस्ट है जो हो गया है। मैंने क्या किया, मैंने पेमेंट लिख दी। अब इस पेमेंट को लिंक करें, मेरी लायबिलिटी कितनी है? लायबिलिटी कितने से डेबिट होनी है? ऑटोमेटिकली अगर कोई एक्सचेंज रेट की वजह से फ्लक्चुएशन आ रही होगी तो आपकी एंट्री अनबैलेंस हो जाएगी। अगर आप गौर से देखें तो डिफरेंस आई किधर है? तो इट कैन नॉट बी गेन। तो ये भी एक तरीका हो तो सकता है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा। कौन सा वाला? कोई तो मान लो ये। और ये जो डिफरेंस अब आ गया ये क्या कहलाएगा? फॉरेन एक्सचेंज लॉस, फॉरेक्स। इसके लिए मैंने एक वर्ड जरा कम वर्ड किए, फॉरेक्स लॉस। और ये फॉरेक्स लॉस फिर कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में जाएगा। फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से आपको जो लॉस हो गया फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है ना। और अगर गेन हो जाएगा तो भी अदर इनकम सॉर्ट ऑफ बन जाएगी। तो डिफरेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस में से जाना एज एन एक्सपेंस, एज एन इनकम। अब ये कैंडी इसी तरह एंट्री बनाइएगा जिस मैंने बनाई है। पहले मैंने क्या डिसाइड किया, फिर क्या ढूंढा, और फिर बैलेंसिंग फिगर निकाला करनी है।
नहीं बात समझ रहे? एनी कंफ्यूजन? ये एनी क्वेश्चन? ये नहीं क्वेश्चन अगर हेड में मेरे लाइक कोई काम नहीं चलेगा आगे? हाँ जी, हाँ अप्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड किए, कब पता चला? किस दिन? उसी दिन रिकॉर्ड किए, जैसे ही पता चला रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है? ये थर्ड सिनेरियो सर। सपोज परचेज ऑन क्रेडिट, ऊपर से लिंक है सारा कुछ, परचेज थी वो क्रेडिट पे ही है, बट अमाउंट वाज पेड ऑन 15 जनवरी 17, परचेज डेट बताएं 1 दिसंबर 16 ही है, लेकिन पेमेंट डेट 45 डेज तकरीबन बाद है, और उस वक्त एक्सचेंज रेट हो गया था 77, किस दिन? पेमेंट डेट में। लेकिन अब बीच में एक नई चीज है, सपोज हमारी कंपनी है जिसने चीजें खरीदी थी, उसका ईयर एंड है 31 दिसंबर 16, और उस दिन एक डॉलर 79 पर $1 था। 3 डेट जरा ढूंढ लें, परचेज डेट क्या है? 1 दिसंबर ही है, वो कॉमन है, लेकिन वो परचेज क्रेडिट पे। अब पेमेंट डेट 15 दिसंबर नहीं, तो 15 दिन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, और बीच में ट्रांजैक्शन डेट, परचेज की ट्रांजैक्शन डेट और लाइबिलिटी की सेटलमेंट डेट के दरमियान में ईयर एंड भी आ रहा है। दरमियान डजंट मींस एग्जैक्टली दरमियान में, इन दो डेट्स के दरमियान में, किन दो डेट्स के दरमियान में? ट्रांजैक्शन डेट एंड सेटलमेंट डेट। जो वर्ड्स क्लियर? जिस दिन परचेज हुई है ट्रांजैक्शन डेट, और सेटलमेंट डेट जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं, उसके उन दो डेट्स के दरमियान में ईयर एंड भी अगर आ जाए तो लॉजिकली क्या होना चाहिए? अब जो सेकंड लाइन में जरा जाए, सेकंड लाइन में जो 15 दिसंबर है वो रेलिवेंट अब नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में 15 दिसंबर की डेट आई थी, उसकी जगह कौन सी डेट अब आ गई? 15 जनवरी। देखो वो परचेज डेट, ईयर एंड डेट और पेमेंट डेट इज नाउ 15 जनवरी। क्लियर है डेट्स? अब आए दोबारा रजिस्टर पर लिख के 1 दिसंबर 16 पे रुकने की वजह परचेज डेबिट, पेबल क्रेडिट। हाउ मच? कैसे? फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाइड बाय स्पॉट रेट। ओके ओके सर, पेमेंट डेट लिखो 15 जनवरी नेक्स्ट ईयर। अब जरा आप बोर्ड पे देखें, प्रॉब्लम समझें। 31 दिसंबर 16 ईयर एंड आ गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं। फर्स्ट एंट्री देखें, क्या पेबल वाली लाइबिलिटी आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही हो? आनी चाहिए। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हाँ ठीक है, करंट लाइबिलिटी। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो एज ऑन होती है, एज ऑन 31 दिसंबर 2016 की डेट पे। तो उस डेट पे आपकी लाइबिलिटीज में कि ये फॉरेन करेंसी पेबल 7,50,000 पे आना चाहिए। ये किस दिन के रेट की बेस पे लाइबिलिटी बनी हुई? 1 दिसंबर। लेकिन अगर एज ऑन आपने बैलेंस शीट बनानी है तो क्या इस लाइबिलिटी को ट्रांसलेट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द रेट व्हिच इज प्रिवेलिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट? ये बात मेरे सेकंड सिनेरियो में क्यों नहीं थी?
अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट में के दौरान कोई बैलेंस शीट डेट ना आ रही हो तो देयर इज नो सेंस ऑफ दिस स्टोरी। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दौरान ट्रांसलेशन डेट मींस बैलेंस शीट डेट आ जाए तो आप वहां रुक के फिर अपने पेबल्स और रिसीवेबल्स को अकॉर्डिंगली रिवाइज डेट की बेस पे रीमेजर कर रहे हैं। समझ आती है बात मेरी? मसलन जरा रेट होने 31 दिसंबर का कैलकुलेटर पकड़ो। 10,000 into 79 क्या आपकी बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी 7,50,000 पे अपीयर होनी चाहिए या 7,90,000? क्यों ऐसे होना चाहिए? नहीं मतलब ये रेट बढ़ने की वजह से नहीं, कम भी हो सकता है। एज ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें एज ऑन लायबिलिटी आनी चाहिए। ये तो एक महीना पुरानी लायबिलिटी, तो फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी की वजह से अब हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस वक्त फिलहाल वो ज्यादा हो या कम हो ये शायद मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल रेट 70 हो जाता तो 7 लाख पे आना चाहिए। फ्लक्चुएशन की वजह से जो भी इसका इफेक्ट है कम है या ज्यादा है वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन एज ऑन रेट पे बैलेंस शीट में आना चाहिए। तो अब हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये लायबिलिटी 7,90,000 पे होनी चाहिए। तो क्या हमें इस लायबिलिटी को कुछ बढ़ाना पड़ रहा, बढ़ाना पड़ रहा, कम करना पड़ रहा? ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कितने वाली लायबिलिटी कितने की हो गई? तो लायबिलिटी ऑलरेडी 7,50,000 से रिकॉर्डेड है, 790 से रिकॉर्ड करो या डिफरेंस से रिकॉर्ड करो। डिफरेंस नहीं, कैसे लिया करेंगे? बोर्ड पे देखें, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 79, ये रिवाइज्ड लायबिलिटी आ गई, और माइनस जो ऑलरेडी लायबिलिटी हमारी रिकॉर्डेड है, कितना डिफरेंस बनता है? इस एंट्री के करने का तरीका समझे। 40,000 से लायबिलिटी बढ़नी है कम होनी है? क्रेडिट करो या डेबिट करो? तो पेएबल क्रेडिट बाय हाउ मच? फर्दर 40,000। और क्या ये करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से कोई लॉस हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में किस नाम से चला जाएगा? क्या इसी ईयर में बैलेंस शीट डेट तक आते आते 40,000 का करेंसी फ्लक्चुएशन का लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए? देखें, तीन डेट्स हो गई अब, ट्रांजैक्शन डेट, सेटलमेंट डेट किसे बोल रहा हूँ? नहीं ये रेट को नहीं बोल रहा है, जिस दिन पैसे जाने, और अगर चलो वो बात मत कर, फिलहाल जिस पे पैसे जाना, और अगर इन दोनों के दरमियान में ईयर एंड आ जाए तो वो ट्रांसलेशन डेट है, तो लायबिलिटी ट्रांसलेट हुई है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे सॉर्ट करना आगे नहीं बढ़ता। देन सर ये फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया, इस अकाउंटिंग ईयर में तो बस ये दो काम होना था। और देन आगे जरा नेक्स्ट ईयर में 15 जनवरी को सेटलमेंट कर देना। सेटलमेंट डेट 15 जनवरी, ठीक है, सॉरी 17, और रेट उस दिन क्या है? अब 77 पे आ रहा है, करें? कितने पैसे जाएंगे? $10,000 कितने रुपए के हिसाब से? 77 के हिसाब से। इट मीन 7,70,000 पे आपकी ये लाइबिलिटी अब सेटल हो गई रुपीस टर्म्स में। अब यह ढूंढना आपने ये है कि कितनी वाली लाइबिलिटी, कितने रुपए की लाइबिलिटी कितने पे सेटल हो रही है? 750 वाली यार क्या होगी? 750 से कहां तक आ गए थे? अब 790 हो गया था बैलेंस शीट डेट पे। अब कैसे बोले बोले फिगर्स के साथ? 7,90,000 वाली लाइबिलिटी
7,70,000 पे जब सेटल हो तो आपको कैसा लगा? टेबल कितने से डेबिट करो? 790 सबको क्लियर है? तो अगर अच्छा लगा है तो 20,000 इज फॉरेक्स गेन, ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा और किस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगा? डेफिनेटली 17 में, ये 17 की जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से, 16 के तक जो फ्लक्चुएशन थी उसकी वजह से लॉस था, लेकिन आफ्टर द ईयर एंड नेक्स्ट ईयर में जो फ्लक्चुएशन हुई है उसकी वजह से अब आपको गेन हो रहा है, ठीक है? 790 डिक्लेयर कर दीजिएगा, 79 में तो नहीं मसला, सॉरी 7,90,000 जर्नल स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन? अच्छा डेफिनेटली इसको अगर नेट करके देखा जाए ना, अपनी फर्स्ट एंट्री देखा जरा, फर्स्ट एंट्री देखें 750 पे रिकॉर्ड हुई इसी में फर्स्ट, मतलब इसी लास्ट सिनेरियो में, और फाइनली सेटलमेंट कितने पे हुई? तो नेट करके 20,000 का लॉस ही है, लॉस ही है 750 770, लेकिन ये नहीं हम कर सकते कि हम इसे नेट कर दें, ये दो डिफरेंट अकाउंटिंग है इसकी गेम। मैं वैसे बता रहा हूँ कि नेट करके तो लॉस ही है, लेकिन फर्स्ट ईयर एंड तक कितना लॉस था तो वो अलग ही था उस अकाउंटिंग ईयर का, और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का फिर गेन अलग है। नेट इफेक्ट ठीक है अपनी जगह, लेकिन दो डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर आ गए तो उस अकाउंटिंग ईयर, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कितना लॉस था और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में फिर अब ये गेन हो गया, ठीक है? ठीक है जी, पेज पढ़ते हैं। सर जी इसी को एक्सपोर्ट्स की तरफ ले चलते हैं। लेट्स से आपकी कंपनी जो है एक्सपोर्ट्स कर रही है, सेल ट्रांजैक्शन में स्टार्ट। The Pakistani company sell goods to a customer in, let's say in Saudi Arabia on different scenario. 15th June 2018 for 10,000 riyals, receiving the amount on the same date by check. And what was the exchange rate? 30 rupees का एक रियाल। जी सर, सेल है परचेज है, डबल एंट्री हो जाए आप सेल की सर, चीजें जा रही हैं साथ ही पैसे आ रहे हैं, तो सेल करेगी, ठीक है? कितने से? सॉरी ऊपर एक मतलब जीरो मिसिंग है, फर्स्ट लाइन में 10,000 का, फर्स्ट लाइन में फिगर सही कर, एक जीरो था 10,000, करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज, फर्स्ट लाइन कर ली जी सर। कैसे वर्किंग करो? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 3 लाख। सिंपल क्या किया हमने, ट्रांजैक्शन डेट पे फॉरेन करेंसी को 5 रुपीज में कन्वर्ट करके अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दी। तो देयर इज नो इशू अगर पैसे उसी दिन आ जाने हो जिस दिन ट्रांजैक्शन ऑफ सेल होगी, जिसका परचेज में भी शायद ऐसे ही होगा। प्रॉब्लम कब फेस करनी पड़ सकती है? जब ट्रांजैक्शन डेट्स और सेटलमेंट डेट्स में डिफरेंस आ जाए, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हो जाए। ये पहली बात समझ आ गई? सेकंड बात उसी तरह ये सिनेरियो बना हुआ है। लेट्स से क्रेडिट सेल थी, और अमाउंट रिसीव हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्रेडिट सेल किसी ने की 15 को, 15 वो कॉमन है। लेट्स से पैसे कब रिसीव हुए? तो 10 दिन बाद तकरीबन, और उस वक्त एक्सचेंज रेट हो गया था 32 रुपीज। ये पहली एंट्री किस दिन होगी? सेल रिकॉर्ड करेंगे अपन, एंट्री होगा। अब यहाँ भी रिसीवेबल कह सकते हैं आप, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल अभी आपका, सेल हो गई है, पैसे भी मिलने हैं, फॉरेन कंपनी बाहर कहीं कंपनी, देख लें जिससे कंफर्टेबल।
फॉरेन डेटर्स, लेकिन ये बाहर वाला फॉरेन है, उर्दू वाला फॉरेन। फॉरेन डेटर्स ठीक है। रिसीवेबल हो गए, सेल क्रेडिट किस डेट पे, ट्रांजैक्शन डेट पे, स्पॉट रेट पे, कितने से, लिखा करें सेकंड वाली लिखते करें। रेट तो 32 हो गया, मैंने 23 से कर दिया। तो स्पॉट रेट पे आपने एंट्री करनी, जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई उस दिन रेट 30 है, वो तो 32 कब पता चलेगा? ये डेली बेसिस आइडिया है ना, कुछ भी बल्कि अखबारों में भी पढ़ते हैं, आप डॉलर बढ़ गए, कम वाली बात तो पता नहीं है। नेक्स्ट डेट हो जैसे डेट बोलिए, 25 जून 18। इस एंट्री को कैसे सोचना है, सोचने पहले पैसे आने जाने, कितने रियाल आने, कितने रियाल 10,000 रियाल अब कितने रुपयों में कन्वर्ट होंगे, एक्सचेंज रेट बढ़ने से कैसा लग रहा है, पिछले पेज पे जाना, पेज 1 पे, जब वहां 75 से रेट हुआ 78 तो कैसा लगा था, कमाल है, रेट वहां भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। तो ये कोई साइंस नहीं है, आप नॉर्मल लोग हैं, आपको नॉर्मली जो लग रहा है वो सही लग रहा है, यकीनन जहां हमारा फायदा होगा हमें अच्छा लग रहा है, हमें इससे क्या कि रेट फॉरेन करेंसी के बढ़े या कम हो, अगर पैसे आने हैं तो लग रहे रेट बढ़ते ही रहे, और अगर जाने हैं तो लग रहे लोग पैसे दे जाएगा यहाँ पे। अरे कितने रुपए वाला रिसीवेबल कितने रुपए में सेटल हो रहा है। अच्छा यहाँ भी मैंने सेटल ही बोला मैंने, लेकिन यहाँ सेटल का मतलब रिसीव है। सेटलमेंट मीन्स अगर पैसे देने हैं तो पेमेंट, और सेटलमेंट मीन्स अगर पैसे लेने हैं तो रिसीट ऑफ अमाउंट। तो कितने रुपए का रिसीवेबल कितने रुपए में सेटल हो रहा है, तो क्या डबल एंट्री बनी, बैंक डेबिट हो गया, कितने से 320 से, डेटर क्रेडिट हो गया 3 लाख से, ऑटोमेटिक इंशाल्लाह डिफरेंस आ रहा है, किधर आ रहा है, अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि इंशाल्लाह क्यों लग रहा है अच्छा, तो पहले पेमेंट का डिसीजन लें, सॉरी नहीं, अगर मैंने लॉस लिख के भी क्रेडिट ही किया है तो ठीक है, मुझे नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन लॉस क्रेडिट करने से भी, लेकिन चले मरो अच्छा नहीं, नहीं डिफरेंस तो समझ आ रहा है ना, डिफरेंस आ कैसे रहा है, तो यहाँ मेन चीजें मैंने ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह बैलेंसिंग फिगर आएगी, एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए सेल क्रेडिट पे थी 15 जून को, कितने थाउजेंड रियाल थी, 10,000, अमाउंट रिसीव हुई है 5 जुलाई 18 को, एक्सचेंज रेट हो गया था 33, ईयर एंड आ गया 30 जून, और 30 जून का रिसीवेबल, सॉरी 30 जून का एक्सचेंज रेट 34 हो गया, करेंगे पेमेंट 15 जून को एंट्री की वजह, डेबिट receivable debtor as you like, sales credit by rupees 3 lakh on the basis of spot rate on the date of transaction, 10,000 into 30,
नेक्स्ट डेट सोच लेंगे, 5 जुलाई नहीं, इससे पहले ईयर एंड आ, क्या ईयर एंड पे भी ये पैसे रिसीवेबल है? नहीं, ईयर एंड पे पैसे रिसीवेबल है, ये एंड के बाद मिलने, तो रिसीवेबल अगर है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आने हैं, आने सर, एज ऑन 30 जून पे आने हैं, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी? ये 3 लाख किस दिन का रिसीवेबल है? 15 जून का। अब इसे कन्वर्ट होना चाहिए किस दिन के रिसीवेबल में? 30 जून के। क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे? फॉरेन करेंसी ढूंढे, 10,000 रियाल फॉरेन करेंसी, स्पॉट रेट ढूंढे बैलेंस डेट का, मल्टीप्लाइड बाय 34, कितना रिसीवेबल कितना हो गया है? 3 लाख वाला रिसीवेबल 3,40,000 का हो गया है। कितने से रिसीवेबल बढ़ रहा है? कैसा लग रहा है? क्या एंट्री बनेगी? नहीं, इससे भी पहले ना रिसीवेबल बढ़ रहा है, पेएबल बढ़ रहा है, बस ये फैसला करें। रिसीवेबल बढ़ रहा है, क्या करें? बेटर डेबिट हो गया, ऑटोमेटिकली डिफरेंस, ये डिफरेंस हो गया एंट्री है पूरे 3,40,000। कितने तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है? कितना करना है? बढ़ाना है, रिसीवेबल बढ़ाना है, डेबिट हो गया, और फॉरेक्स एक्सचेंज, फॉरेक्स गेन, मतलब तरीका समझ आ रहा है किस तरीके से सोच रहा हूँ? चलिए ये लिख के बैठक करेंगे, आखिरी एंट्री जरा नेक्स्ट 5 जुलाई की खुद से करें। ये अन्य स्टूडेंट्स क्लियर है? ये कर लिए? कैसे सोचे? स्टार्टिंग पॉइंट पैसे आ रहे हैं कितने? 10,000 किस हिसाब से? 33 कितने आएंगे? 330,000। कितने वाला रिसीवेबल कितने पे रिसीव हो रहा है? 340 वाला, 340 समझ रहे? 3 लाख से प्लस 40, 340 रिसीवेबल हो गया, तो 10,000 कैसा लगा? कितना रिसीवेबल कितने में रिसीव हुआ? 340 वाला रिसीवेबल 330 में रिसीव हुआ, but difference is forex loss. Any confusion? चले पहले जरा इसी की फर्दर प्रैक्टिस करें, पेज नंबर 20 तो ढूंढो। पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1 पर।
जी सर, क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एंटिटी बेस्ड इन अमेरिका sell goods to UK for 2 lakh pounds on 28th February 13 when the exchange rate was 55 पैसे ऑफ पाउंड, 0.55 पाउंड्स किसके बराबर है? कस्टमर पेज ऑन 15th April when the exchange rate was 0.6 against 0.6 pounds is equal to $1. एक वर्ड आएगा, बार बार फंक्शनल करेंसीज को डिटेल में मैंने डिस्कस करना, लेकिन फिलहाल फंक्शनल करेंसी सिंपली मींस लिखे ब्रैकेट में लोकल करेंसी। फंक्शनल करेंसी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है थोड़ा बात करते हैं, लेकिन फिलहाल जहां कहीं फंक्शनल करेंसी वर्ड आएगा एक दफा कहीं लिखना, क्या क्या समझेंगे आप? तो फंक्शनल करेंसी एंटिटी इन अमेरिका इज, अब आप कहां बेसिकली मौजूद हैं? अमेरिका में माशाल्लाह मौजूद है, और अमेरिका में आपको एक कंपनी में जॉब मिल गई, बल्कि जॉब ही मिल गई, आपकी अपनी कंपनी, सॉरी, अमेरिका में अपनी कंपनी बना दी और उस कंपनी ने यूके में चीजें बेच दी। अब क्या करेंगे हम? एंट्री रिक्वायरमेंट, हाउ डज द यूएस एंटिटी account for the transaction in its financial statements for the year ended 31st July 13। तो अब आपने किस करेंसी में काउंटिंग करनी है? डॉलर्स। ट्रांजैक्शन डेट बताया सर, सेटलमेंट डेट, इन दोनों के दरमियान में ट्रांसलेशन डेट का इशू नहीं आ रहा 28 फरवरी का आ रहा है, और कंसंट्रेशन का लेवल एक्सट्रीम करना है। डॉलर पाउंड से खेलना इतना आसान भी है, वैसे तो है, लेकिन बस 1 मिनट में आसान कर लेते हैं। कौन सी करेंसी आपके पास होनी चाहिए? अगर पाउंड ज्यादा हो तो डॉलर ले लेंगे, जो ज्यादा हो होनी चाहिए बस। अच्छा ठीक है, यूएस एंटिटी है सर, आप ये सभी डबल एंट्री बना सेम ही परचेज हुई है, कंसंट्रेट करें गेम ऑन डबल एंट्री बोले डेटर या रिसीवेबल डेटर सेल फुल कंसंट्रेट करना है यहाँ, ये बस गलती होगी जो नहीं थी पहले पता चल गया। ये करेंसी इसको कन्वर्ट कैसे करना है, ये गेम आ रही बीच में, बताइए कितने पाउंड्स का ये ट्रांजैक्शन है? ये पाउंड्स की ट्रांजैक्शन है, लेकिन हमें इसे किस करेंसी में कन्वर्ट करना है? तो 2 लाख पाउंड्स को कन्वर्ट किस में करना है? डॉलर्स में। कैसे कन्वर्ट करें? फर्स्ट पेज पे चले जैसे, फर्स्ट पेज, अब मुझे थोड़ी देर पहले काम किया था, वो इतना सिंपल सा क्यों लग गया था? अभी भी वही है नहीं, वो कहीं नहीं, पाकिस्तान नहीं कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सिंपल है, लेकिन वहां कर क्या रहे थे जिसे हमने सोचे समझे बगैर किया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, वहां क्यों हो गया वो जरा देखना। नहीं एक फर्स्ट लाइन, पहला पेज पहली लाइन, फॉरेन करेंसी कितनी? 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और एक्सचेंज रेट कितना? पहला आगे जरूरत नहीं है, आगे वही किया आपने। ये कैसे लिखा हुआ? ये 75 रुपीज, 75 रुपीज और $1 ऐसे लिखा हुआ, ये सर बनाओ बस, बाकी बोर्ड पर देखा पहले तो ये एग्रीड है, ऐसे लिखा हुआ। हमने क्या किया था? 10,000 जरा मल्टीप्लाई किया ना, ऐसे ही किया। तो हमने जो किया असल में उसमें एक और चीज हमने की जो जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली होगी। ये बिल्कुल उसी तरह से होगा ना जिस तरह मार्कअप मार्जिन होता है,
बचपन जरा थोड़ा सा अगर आगे जहन में कहीं कहानी खत्म होने लगी। असल में ये जो 10,000 है ये इस एक्सचेंज रेट के मुताबिक कितने किसके बराबर है? ये 10,000 क्या है? ऑस्ट्रेलियन करेंसी। ऑस्ट्रेलियन करेंसी ये जो मैंने बॉक्स सेट बनाया है 1 के इक्वल है या 75 के इक्वल? 1 के इक्वल, 1 के इक्वल। तो असल में ये डिवाइड बाय 1 हुआ, जिसके इक्वल है उससे ये डिवाइड हुई है और जो फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मेरी बात इससे आपको लगी तो मैं मजाक से नहीं किया। 750,000 रुपीज है, एग्रीड है? अभी अगर ये रुपीज दिए हो मैंने तो मुझे इन रुपीज से आप इसी एक्सचेंज रेट को देखते फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन करवा सकते हैं। अब कैसे देखो इसे? 750,000 रुपीज है, रुपीज है, रुपीज को ध्यान में रख के उस बॉक्स के अंदर देख रहे हैं आप। ये रुपीज किसके इक्विवेलेंट है? $1 के इक्विवेलेंट, ये 75 के इक्विवेलेंट है। अब कैसे जाऊंगा वापस? डिवाइड बाय 75 इंटू 1। डिवाइड किससे कर रहा हूँ? जो इक्विवेलेंट अमाउंट उससे डिवाइड कर रहा हूँ और जो फाइंड आउट करनी उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो रुपीज से अगर मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर फाइंड आउट करने हैं, रुपीज से अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फाइंड आउट करने हैं, तो डिवाइडेड मैंने क्या किया? रुपीज मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट पेज में सेकंड, सेकंड पेज पे कितने रियाल्स थे? 10 रियाल्स थे। इनका एक्सचेंज रेट कैसे दिया हुआ था? ₹30 इज इक्वल टू 1 रियाल, ऐसे ना? हमने इसे कन्वर्ट इन रियाल्स को रुपीज में कैसे कन्वर्ट किया? हमने 10,000 लिखा और सीधा मल्टीप्लाई बाय 30 कर लिया। लेकिन क्या कुछ और भी हुआ जिसे करने की जरूरत नहीं थी? सॉरी, इसके करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो ऑटोमेटिक डिवाइड बाय 1 खुद ही हो जाता है। तो डिवाइड बाय 1 इंटू 30 इज इक्वल टू 3 लाख आया। 3 लाख को दोबारा रियाल बनवाए। अगर 3 लाख रुपए हो और उसको आप रियाल में कन्वर्ट करना चाहें तो फाइनल डिवाइड बोले, डिवाइड किससे करेंगे? अब ये रुपीज है तो रुपीज से डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन एक्सचेंज रेट और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? तो क्या करें? डिवाइड बाय 30 इंटू 1 इज इक्वल टू 10,000 रियाल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली कैंडल सेंडर्स बोल के वापस जाते हैं, फिर बार वहां वही पंग जाने कि डिवाइड किससे करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है। क्लियर हो गया? सब बात समझ के लगे? करेंसी देखनी और फिर एक्सचेंज रेट गौर से देखना और देन इसको कन्वर्ट कर लेना। कैंडल से बार बार ऐसे ही होना। बात मेरी कुछ क्लियर हो गई है? आएगा करवा दो ताकि मेरे तरफ फाइनली आइडिया हो कि क्या समझ रहा है आप लोगों ने। मुझे एक भी आवाज आई थी 1 लाख समथिंग की, नहीं आई एक भाई की आवाज 1 लाख समथिंग आई थी। तो $1 लाख हो ही नहीं सकते। पहले आप सिंपली ये जो एक्सचेंज रेट है इसको गौर से देखें, बाकी लगने भी हो रही है। ये 0.55 है और $1 है। क्या डॉलर महंगा है या पाउंड महंगा है? सभी करेंसियां संभालनी भी है, समझे तो सही गए सर। इतने सारे पैसे वो कहाँ कहाँ रखेंगे? वो रख लेंगे कभी कोई करेंसी आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह आ जानी, कभी कोई कैसे संभालोगे? डॉलर सस्ता है या पाउंड सस्ता है? $1 और 55 पैसे ऑफ डॉलर है और पाउंड है, सॉरी। क्या महंगा है? पाउंड महंगा। पाउंड महंगा, डॉलर सस्ते हैं। तो 2 लाख पाउंड है। क्या डॉलर में अमाउंट ज्यादा आनी चाहिए, कम आनी चाहिए? एक सोच के देखो, कम आनी चाहिए यार। तुम्हारे लिए साइज सब रहने तो नहीं समझ आई किसी को? नहीं, ये वाली साइज समझ आ रही है? देखें बोर्ड पे करो। 2 लाख क्या है? कौन सी करेंसी है? पाउंड है। अब क्या देखना है? नहीं, अब देखना क्या है? एक्सचेंज रेट 0.55 और 1, ये पाउंड है। डिवाइड में हो गया 1, फाइनल कर लीजिएगा। ये आप सही करवाना आपने यहाँ से। ये है पाउंड्स, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? पाउंड्स। पाउंड्स की डिनोमिनेशन जो भी है, तो क्या करें? 0.55 और मल्टीप्लाई बाय 1 डॉलर्स में कन्वर्ट। लिखिए ये क्या है? 363
डॉलर, तो डॉलर्स का रुपीज में भी तो कन्वर्ट करना, क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मजीठा बैठे। सर जी चेयर का रुख सीधा कर लें, मुश्किल हो रही है इस तरह, दरम्यान में भी भाई हाई है, तो जरा चेयर सामने सामने कर लें, जरा इजी हो जाएगा। खुदा का नाम है, अमाउंट ही बता दें, चलो फारिग बैठे। 363,636। सबको आइडिया समझ, ये तरीका समझ आ गया क्या किया मैंने? ऊपर बादल फिर मेंशन करना चाहिए, अगर आप पाउंड्स में, सॉरी करेंसी, जिस करेंसी में वर्किंग कर रहे हैं, अब रुपीज इन डॉलर से नहीं शायद करना चाहिए, डॉलर साइन नहीं सर, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट रेट क्या है? Any confusion in this working and conversion? Find up करना। Next date 15th April 13। ये वाले स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर? ये करेंगे 10%। जी प्लीज मेक एन एफर्ट सर। जी 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 1 कितने डॉलर मिले हैं? 333 शायद, 333 ठीक है। कितने डॉलर्स का रिसीवेबल कितने डॉलर्स में रिसीव हुआ है? क्लियर हो जाएगा प्लीज? तो डिफरेंस बना जाने देगा 30,303 समथिंग। वाई लॉस? नहीं मैडम, रेट कम वगैरह की मेरा नहीं, इस तरह समझ नहीं है ना। रेट तो अगर इस तरह देखेंगे मेरा ख्याल बड़ा, वो तो बड़ा लगना, लेकिन आप जिस करेंसी में है उसके एंगल से 0.6 हुआ। इस तरह नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होना। फाइनली 3,63,000 समथिंग डॉलर्स, 3,33,000 डॉलर्स में रिसीव हुआ। तो कम डॉलर मिले ज्यादा मिले? डॉलर में अमाउंट कम मिली। तो आपको किस करेंसी में मिलनी थी? डॉलर्स में। तो कम पैसे मिले ज्यादा मिले? गेन हो गए। तो सारा दिन भी कहता रहे गेन हो गया, नहीं मान सकते, सीधी सी बात, लॉस हुआ। एक बार सेंटेंस जरा अमाउंट जितनी भी हो सकती है बोल के देखें। बोले बोले सेंटेंस कैसे लॉस बनाए? कितना रिसीवेबल कितने कितने में रिसीव हुए? देखिए क्लियर अगर नहीं बता दो। क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? या स्टूडेंट्स? ये सवाल तो अब आया फिजान यार, वो खुदा का नाम है माशाल्लाह। वैसे भी आप रोजे में होंगे, आपको कैसे भी कुछ बुरा लगता है, लेकिन थोड़ा सा तो बनता है। मैंने रुपीज में कन्वर्जन नहीं की। ये फिजान साहब का सवाल है। फिजान साहब अमेरिका में बैठ के, फिर अमेरिका में रहे नंबर 2 से नहीं, पाकिस्तान में बैठ के, अब तो ऑनलाइन अकाउंटिंग है सर। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे? US entity sells apples to an entity based in where the currency is Moldovan pound.
Debtors were sold on and were paid for in February 12. Rate is exchange rate is चलिए ये तो सिंपल है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं आई, करें जरा गेम, चलाएं जरा, देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे, करें जरा माइंड, ये क्वेश्चन नंबर हिम्मत करें, आप किस मुल्क में से डिसाइड कर रहे हैं? नहीं मुल्क ही है, यूआर मुल्क नहीं है। फंक्शनल करेंसी वर्ड जेन में रखिएगा, कहाँ है फंक्शनल करेंसी? यूएस में, डॉलर्स में वर्किंग करनी है। ये है बस फर्स्ट एंट्री तो कर, जी फर्स्ट एंट्री होगी जी, कैसे कन्वर्ट, कितनी अमाउंट आई है सबका आगे नहीं 129, नहीं मुझे पहले बता दीजिएगा, इसमें अब कंफ्यूजन खत्म होगी, आंसर सबका 129 समथिंग आगे, जावा स्टूडेंट्स, इसका मतलब सिंपली हमने डिवाइडेड बाय किया और इनटू 1 किए, 2 लाख मोल से, मोल देविंग पाउंड्स 129,032, जी सर ये रेंट आ गया, पहले अभी भी देखना होता है, फरवरी की एंट्री नहीं करेंगे आप, वो तो शायद रिक्वायर्ड ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमने 31 दिसंबर की एंट्रीज करनी है, ये पैसे बाद में रिसीव नहीं हो रहा, तो मेरा तो ख्याल रिसीव की एंट्री होगी या दूसरी रिसीव की एंट्री तो नेक्स्ट ईयर होगी, लेकिन अब ट्रांसलेशन हो तो ट्रांसलेशन डेट पर रुके, ट्रांसलेशन डेट किसे कहते हैं? ईयर एंड को जिस दिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, ट्रांसलेशन डेट देख रहे हैं प्लीज, डेट सही, फरवरी 12 में पैसे मिलने, तो 1 अक्टूबर 11, फरवरी 12, 31 दिसंबर 11 की डेट आने के बीच, ये करें जरा कन्वर्जन, ट्रांसलेशन करना है, सही फाइनल डिसीजन है, सही था, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये ठीक हो, फॉरेन करेंसी है 2 लाख, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 1.34 इंटू 1, ये हमारा रिवाइज रिसीवेबल बन जाएगा, प्लीज ये फिगर आ रही है, इनके मीनिंग समझ तो जाएगा, रिवाइज रिसीवेबल आ जाएगा, ऑलरेडी रिसीवेबल कितना रिकॉर्ड है अपनी करेंसी में 129,032, ऑलरेडी कितना रिसीवेबल रिकॉर्ड है, वर्किंग करनी पड़नी है बहरहाल, रिसीवेबल बढ़ा है या कम हुआ है, कर ले हिम्मत, सही तरह सोच लें, एंट्री बनाना कोई इशू नहीं है, जाने दें यार, कम इज अनदर नेम ऑफ ज्यादा,
2 लाख लिखे मेरा भाई, डिवाइड में 1.34 करें, इंटू 1 करें, 149। अब 2 लाख से कंपेयर नहीं बेटा करना, डॉलर बन गए, डॉलर को डॉलर से कंपेयर करना है, ऐसे ही बाद में 2 लाख के साथ देखना शुरू कर दिया। 2 लाख को कन्वर्ट कर लिया हमने डॉलर्स में, तो अब डॉलर से कंपैरिजन करना ना, कितने डॉलर कितने हो गए हैं बोलने का। 129,000 समथिंग डॉलर, 1,49,000 समथिंग आई थिंक होगा, ऐसे ही ज्यादा हो रहे कम हो रहे, कितने ज्यादा, तो रिसीवेबल डेबिट 2022 ये मतलब, एंड क्या क्रेडिट, गेन, गेन लॉस, सिंपल सी वजह बताए वजह, नंबर 1 अच्छा लग रहा है, नंबर 2 रिसीवेबल बढ़ रहा है, नंबर 3 क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो कौन सी एंट्री की जरूरत भी नहीं है और शायद इंफॉर्मेशन भी नहीं है, जरा सवाल देखें जरा, उसकी डेट भी नहीं है, उसका हमारे पास रेट भी नहीं है, फरवरी 12 वाला रेट भी इसलिए नहीं है क्योंकि वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमारा ये रेट था 31 दिसंबर 11। तो कौन कौन सी एंट्री बस हुई, ट्रांजैक्शन और ट्रांसलेशन, सेटलमेंट डेट आई ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करें, क्लियर हो गया प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3 करें, चलिए अब ये खुद से करें, पाकिस्तान में वापस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पहले इधर लगाएं पाठ में। 1.75 more W pounds की इक्वल टू $1, तो 1.35 more W pounds की तरह रेट सस्ता हो गया था, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, सस्ता हो गया, फैसला कर, लेकिन डॉलर की जगह ना मोल्डोवियन पाउंड सोचें। उसी तरह सोचा मैं, हाँ थोड़ा अच्छा ठीक है, होता है, ठीक है, सही सही सही, लेकिन ये ऐसी कॉम्प्लेक्स ठीक है वैसे, ठीक है, लेकिन बात ठीक है, ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, अब तो ये रेंज स्पेसिफाइड नहीं है जितनी और एंट्रीज हो सकती हैं, नहीं नहीं मतलब एंट्रीज में यार, रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट में किस साल किसके साल की एंट्रीज करनी वो नहीं स्पेसिफाइड। कॉस्ट में पेजेस है वो रेडी रखिएगा। बैलेंस शीट डेट पे ट्रांसलेशन बस कब होगी, नहीं नहीं डेट गिवन तो नहीं, हाँ जी, अगर अभी ये इस तरह से करें, रिसीवेबल पेबल है और वो तभी होगा अगर सेटलमेंट नहीं हुई, ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट डेट के दरमियान में गिरियन है, उसके दरमियान में कहीं गिरियन आ रहा है तभी ट्रांसलेशन होगी, अगर पहले ही पैसे रिसीव हो गए हैं ये सेटलमेंट होगी, और बैलेंस शीट डेट पे कोई रिसीवेबल या पेबल है ही नहीं, तो रिसीवेबल और पेबल है तो उससे ट्रांसलेट है वैसे इस केस में, ये पहली एंट्री ठीक है जी, 12 लाख, 12 लाख ठीक है सर।
ये ट्रांसलेशन करें, करें। हाँ ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 122। अच्छा, डेफिनेटली इनके शॉर्टकट्स पॉसिबल है, हो सकता है आपको आइडिया हो रहा हो, लेकिन मेरा ख्याल है आज का दिन कम से कम पूरी फिगर्स के साथ समझ लें स्टोरी को। मैंने बैलेंस शीट डेट का, सॉरी पेबल, बैलेंस शीट डेट का पेबल बना लिया 10,000 इंटू 122, तो 12,20,000 अगेंस्ट 12 लाख वाली लाइबिलिटी एसेट, लाइबिलिटी कितने पे हो गए, कितने पे चली गई है, तो पेबल क्रेडिट है, और लाइबिलिटी बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। लास्ट, अब सेटलमेंट के लिए कर लेना बैंक 31 जनवरी, ये सेकंड होगी थी सबकी 20,000 वाली, 31 जनवरी 2019, ये वाला बड़ा करें 121 का डॉलर हो गया, पैसे जाने हैं 10,000 इंटू 121, 12,10,000। टेबल डेबिट हाउ मच, हाँ जी 1220 000 तक लाइबिलिटी पहुंच गई थी, तो कितने वाली लाइबिलिटी कितने पे सेटल हो रही है, गेन हो रहा लग रहा है, फ्लक्चुएशन की वजह से फॉरेक्स गेन है। ये ओके जी प्लीज, 4 के साथ होमवर्क लिखें, 5 क्या है, जरा मिक्स करके करें करेंसियां दो। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड पाकिस्तान लिमिटेड, इकट्ठे हो गए सर। Sabir Pakistan Limited is a multinational company. The company is principally engaged in the manufacturing and selling menswear. The company exports designer dresses to the UK and UAE and USA. To UK, UAE and USA. The company prepares its financial statements on 30 June underline करना year end. During the year, following transactions were incurred in foreign currency. 15th April 17, companies sold dresses to customer in UAE on account for 20,000 dirham. ये on account कभी कभी word है पुराना सा, ये credit के लिए use होता है, on account, sale on account और purchase on account, लिखना है, on account means on credit. dirhams की आपकी एप्लीकेशन बनी, DHS dirhams, UAE dirhams. The customer settled the transaction after 1 month and the company received 20,000 dirhams on 15th May 17. क्या इस केस में कोई ट्रांसलेशन का इशू तो नहीं आएगा? ट्रांजैक्शन डेट, सेटलमेंट डेट 30 जून से पहले पहले आ रही है। 1 May 17 the company imported a machine from USA. The invoice for the machine was for $110,000 which will be paid to the vendor. Vendor कौन होगा?
सप्लाई जिससे चीजें खरीदी ऑन 20th अगस्त 17 मशीन आ जाएगी मई में और सेटलमेंट हो रही है अगस्त में, बीच में 30 जून भी है। The company's functional currency is rupees. Functional currency means local currency, and its exchange rate to UAE dirhams and US dollars are as follows on different dates. आपने क्या करना है? Prepare accounting entries for the year ended 17 and 18. आ जाए शुरू करो। सभी वास्ता लिमिटेड, चलो नेक्स्ट सवाल में देखिए। Journal entries for the year ended 30th June 17 17 का जी सीक्वेंस बनाएंगे स्टोरी पहली डेट ये फर्स्ट अप्रैल 15 ही बने 15th अप्रैल को क्या हुआ? एक्सचेंज हुई यूएई में जी। फंक्शनल करेंसी हमारी क्या है? रुपीज क्रेडिट से हुई डबल एंट्री रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट सेल हुई बेटा 15 अगस्त। ठीक है, कैसे करूं अमाउंट? 20,000 क्या? 20,000 दिरहम्स है, रुपीज में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाय 1 ही होगा, डिवाइड बाय 1 ही होगा। एक्सचेंज रेट्स होते हैं करेंसी के जो दिए हैं मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, चलो बता। दिरहम्स को रुपीज में कन्वर्ट करना, ये सही है, दिरहम्स को रुपीज में कन्वर्ट करना, तो मल्टीप्लाई करना बता सर जी। दिरहम्स को रुपीज में कन्वर्ट करना है, कितने का एक रुपी था उस समय? सॉरी, दिरहम कितने रुपीज के बराबर था? डिवाइड बाय, अगर डिवाइड बाय करना है क्या करो? इनटू 27.5। ये ठीक है प्लीज? एक्सचेंज रेट्स होते हैं पहले समझ लेना प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? रुपीज में कन्वर्जन करनी है तो 5 रुपीज टू दिरहम्स, ये ठीक है मौसम? आंसर है आपका 50,000 550,000। नहीं समझ आया? क्लियर? नेक्स्ट डेट 1 मई क्यों? 15 मई क्यों नहीं? तो पहले आगे डेट अगर तरतीब बना लेंगे तो बढ़िया लग रहा है। 15 अप्रैल के बाद 1 मई पे मशीन इंपोर्ट हुई, सेटलमेंट डेट बाद में है, तो डेफिनेटली बहुत गलत वाली बात तो नहीं है। ट्रांजेक्शन बीच में ही दोनों आगे पीछे अगर होते हैं, लेकिन बहरहाल डेट के साथ अगर उनको अच्छा 1 मई लिख दो जी। क्या होना इस दिन? कहां से आनी? एंट्री बनी मशीन डेबिट पेबल क्रेडिट, डेट वाइज कर रहा हूँ, डेट वाइज कर रहा हूँ। 15 पे आते हैं अभी, ये कम पहले आ जाएगा। अमाउंट कैसे निकालो सर? कितने डॉलर है? 1,10,000 डॉलर है,
मल्टीप्लाइड बाय किस दिन का रेट ढूंढेंगे? फर्स्ट मई का स्पॉट रेट ढूंढे डॉलर के साथ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय ढूंढेंगे 103.75 फर्स्ट मई। जर्नलिस्ट से मिल गया? डबल 1412 11.4125 million। क्लियर हो गया प्लीज? ठीक है सर। नेक्स्ट डेट सर 15 मई पे रुकने की वजह सेटलमेंट हुई है, पैसे आने जाने, ये करें वर्किंग लगाए, ठीक है। बैंक डेबिट 15 मई दिरहम्स पे गेम चली गई दोबारा। 15 मई एक्सचेंज रेट हो गया 28.5, 20,000 इंटू 20,000 दिरहम्स इंटू 28.5, 5,70,000। रिसीवेबल कितने वाला, रिसीवेबल कितने पे रिसीव हो रहा है? पसंद है? 20,000 गेन क्यों हो रहा है? अच्छा लगता है। ये 20 गेन आ गई सबका? नजर नहीं आ रहा आपके दोस्त? वो मैंने ढूंढा बहुत है, वो छुपे हो, मिल गया। उससे में नेक्स्ट डेट से से करिए यहाँ पर। नेक्स्ट डेट ईयर एंड में रखे 30 जून, अगस्त, अगस्त की एंट्री नहीं करनी, नेक्स्ट की कंपनी में आएगी। अब क्यों रुक रहे 30 जून पे? ट्रांसलेशन किसकी क्यों नहीं? रिसीवेबल की नहीं होगी, रिसीवेबल की क्यों नहीं होगी? रिसीव होने से बैलेंस ही बैलेंस शीट में नहीं, तो ये रिसीवेबल और पेएबल्स की ट्रांसलेशन होगी अगर ये मौजूद है तो। क्या रिसीवेबल रिसीव हो गया? क्लियर है प्लीज? अब रिसीवेबल बैलेंस शीट में है ईयर एंड में, क्यों? वो तो मिल गया, लेकिन क्या रहता है अभी? पेएबल करें, ट्रांसलेट पेएबल किस करेंसी में ट्रांसलेट करना? करे फाइन, करे। सही फाइनल करेंगे फिगर देख के। लायबिलिटी यही ऐसे देने थे, लायबिलिटी बढ़ी है कम हुई है? कम ही लग रही है। 1,10,000 से 1 रुपए का फर्क पड़ा पर डॉलर, एक 3.75 पे रिकॉर्ड किया था। देख लीजिए क्या करना, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही?
तो लायबिलिटी मीन्स पेबल डेबिट हो गया और लायबिलिटी कम होने से गेन बन जाएगा। ये प्लीज वर्किंग सबकी ठीक है? वर्किंग ठीक है सबकी? कोई कंफ्यूजन? 2017 का सर 30 जून 17 सॉरी गेन है सर गेन। ये एंट्री होगी सबकी? कर ले फाइनल एंट्री कर ले किस साल किस डेट पे ईयर एंडेड 18 की एंट्रीज भी रिकॉर्ड है। कर ले 30 जून 18 20th अगस्त 17 यार और यहाँ 17 ही होगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हो गया उसमें 17 डेट आएगी यार ना करो यार तो एक दफा अल्लाह का शुक्र है गलती अब ठीक होगी। 17 अगस्त में जो ईयर एंडेड 30 जून 18 होगा 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा ना करिए। लायबिलिटी की सेटलमेंट होनी है सर करें फाइनल एंट्री। बैंक क्रेडिट बाय $1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट मिल गया 103.5 ये ऑनलाइन सोर्स से देखिए बेटा रेट 103.5 अमाउंट बन जाएगी 11,385,000 डेबिट इसके अगेंस्ट होगा पेबल रुपीज 11,302,500 और एक्सचेंज लॉस बनता है सोच लेंगे ये फिगर आ गई 11,302 जो बैलेंस शीट डेट पे होगी थी ये प्लीज फिगर्स फाइनल करें और लायबिलिटी ज्यादा रुपीज में सेटल हुई है तो 82,500 इज फॉरेक्स लॉस। कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी सर? ये 15 मई को भी डॉलर का रेट चेंज हुआ 15 मई को भी डॉलर का रेट चेंज हुआ लेकिन उस डेट पर हमने करना क्या है? नहीं सर जी वो तो फिर हमें रोज करना चाहिए। एक सेकंड सुनिएगा सर ये वाली सर जी वो तो अगर फर्ज करें हमने मशीन कर ली है यकम मई को तो ये तो 2 मई को भी चेंज हुआ होगा फिर 3 को भी हुआ होगा तो वो तो डेली बेस पे गेन लॉस आ रहे होंगे लेकिन वो सारे गेन लॉस का एक नेट इफेक्ट ईयर एंड पे आ जाएगा। हर डेट पे नहीं करना ये डेट गिवन होने से नहीं होना। हमें अब बैलेंस शीट डेट पे अगर हम कर लेंगे तो उस दौरान ट्रांजैक्शन से बैलेंस शीट डेट के दौरान जो गेन लॉसेस हुए होंगे उनका एक नेट इफेक्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरह नहीं ट्रांजैक्शन डेट पे फिर सेटलमेंट डेट पे और अगर इनके दरमियान में डेट आ जाए तो ट्रांसलेशन डेट ठीक है। तो 15 मई को कोई कुछ भी नहीं हुआ ना ईयर एंड आया ना कोई ट्रांजैक्शन हुई ना सेटलमेंट। तो कौन सी डेट से 3 फाइनल कर रहे हैं ट्रांजैक्शन सेटलमेंट और ट्रांसलेशन ठीक। घर के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन है सर एक वो टेस्ट वाला जो लीज का था उसको फाइनल कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 एक बात बीच में मासूम सर ठीक है। अल्लाह हाफिज। आप